नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। आप देख रहे हैं आवाज समाचार का 4:57 PM एडिशन, जहां पर हम लेकर आते हैं दिन भर की अहम, बड़ी और ताज़ा खबरें आपके लिए, ताकि आप दिन की किसी भी अहम खबर को मिस न करें। तो चाय की चुस्कियों के साथ हो जाए कुछ गर्मा गर्म हेडलाइंस। संसद में नहीं थम रहा हंगामा। आज 19 राज्यसभा सांसद एक हफ्ते के लिए निलंबित। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में सुशील मोदी बोले, विपक्ष का दोहरा चरित्र उजागर। इस बैठक में टीएमसी के भी थे लोग, आम आदमी पार्टी के भी लोग थे और कांग्रेस के भी लोग थे, सीपीएम के भी लोग थे, लेकिन किसी भी राज्य के वित्त मंत्री ने कोई विरोध नहीं किया। ईडी के सामने सोनिया गांधी की फिर से हाजिरी। देश भर में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। धरने पर बैठे राहुल को पुलिस ने हिरासत में लिया। बीजेपी ने लगाया ड्रामेबाजी का आरोप। 5G स्पेक्ट्रम नीलामी को उम्मीद से बेहतर रिस्पांस। करीब 1,20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मिलने की उम्मीद। रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और अदानी एंटरप्राइजेस लगा रही है बोली। अमेरिका में फेड बैठक से पहले बाजार में आज मुनाफा वसूली। आईटी, एफएमसीजी, फार्मा, ऑटो शेयरों में बिकवाली। सेंसेक्स से 498 पॉइंट तो निफ्टी 147 पॉइंट गिरकर बंद। एक्टर रणवीर सिंह के खिलाफ चेंबूर थाने में एफआईआर। न्यूड फोटोशूट और सोशल मीडिया पर तस्वीरें डालने पर केस। भावनाएं आहत करने का मामला। नीरज चोपड़ा नहीं खेल पाएंगे। राष्ट्रमंडल खेल चोटिल होने की वजह से लिया अपना नाम वापस। वर्ल्ड एथलेटिक्स के बाद एमआरआई में पता चली चोट। और 23वें कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को याद कर रहा है देश। राष्ट्रपति और पीएम ने किया नमन। नेशनल वॉर मेमोरियल पर रक्षा मंत्री और तीनों सेना प्रमुखों ने दी श्रद्धांजलि। तो इन ढेर सारी खबरों के बीच सबसे पहले बात कर लेते हैं संसद के मॉनसून सत्र की, जहां पर हंगामा थमता नहीं दिख रहा है। आज राज्यसभा के 19 सांसदों को स्पीकर ने हफ्ते भर के लिए निलंबित कर दिया। इससे पहले कल 4 कांग्रेसी सांसदों को लोकसभा से पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया था। वहीं पीयूष गोयल ने एक बार फिर से सांसदों से अपील की है कि वो संयम बरतें और हंगामा सदन में ना करें। उन्होंने कहा है कि वित्त मंत्री के स्वस्थ होते ही वो महंगाई पर चर्चा के लिए तैयार है। बड़ा खेद है कि कुछ माननीय सांसदों को सदन की कार्रवाई से इस हफ्ते के लिए सस्पेंड करना पड़ा। माननीय चेयरमैन ने हमारी दरख्वास्त को कि जो माननीय सदस्य हाउस को चलने नहीं दे रहे, सदन की कार्रवाई में बाधा डाल रहे, उनको इस हफ्ते के लिए सस्पेंड किया जाए। हमने कई बार सदन में भी और सदन के बाहर भी इस बात को रखा है कि सरकार अब चर्चा करना चाहती है। तो वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल एक बार फिर यही बात दोहराते हुए उन्होंने यही बात लगभग पिछले हफ्ते भी कही थी कि वित्त मंत्री जी ठीक होते ही चर्चा करेंगी, लेकिन विपक्ष इसे मानने के लिए तैयार नहीं। हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय अब हमारे साथ हैं। तो लक्ष्मण, कल भी सांसदों का निलंबन, आज फिर 19 सांसद निलंबित कर दिए गए राज्यसभा से। हो क्या रहा है इस समय? क्यों आखिर सदन में इतनी तनातनी है? देखिए, जिस तरीके से कल से माहौल बन रहा था वो लगभग साफ था कि आज भी संसद की कार्रवाई सुचारू तरीके से नहीं चल पाएगी। और हुआ भी यही। जैसे ही प्रश्नकाल शुरू हुआ, दोनों सदनों में जमकर हंगामा होने लगा। लेकिन एक बात जिसका अनुमान किसी को नहीं था, या फिर कहें जिसकी आशंका नहीं थी, वो था सांसदों का निलंबन। दरअसल लोकसभा में पिछले हफ्ते सांसदों को निलंबित किया गया था, लेकिन आज राज्यसभा में हंगामा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि राज्यसभा के उपसभापति ने 19 सांसदों को निलंबित कर दिया। ये जो 19 सांसदों को निलंबित किया गया आज राज्यसभा से, उसमें 7 सांसद जो हैं वो कांग्रेस के हैं। इसमें 6 सांसद डीएमके के हैं। इसी तरीके से टीएमसी के सांसद हैं जिनको यहाँ पर निलंबित करने का फैसला लिया गया है। हालांकि निलंबन सिर्फ एक हफ्ते के लिए किया गया है, लेकिन इस निलंबन के बाद ये इसकी संभावना अब कम दिख रही है कि बहुत जल्द संसद की कार्रवाई सुचारू तरीके से चल पाएगी। हालांकि आज जो हंगामा हो रहा था, इसके पीछे एक वजह और बताई जा रही थी, वो था एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी के सामने सोनिया गांधी की पूछताछ,
चूंकि सड़कों पर कांग्रेसी उतर गए थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जाहिर तौर पर संसद सुचारू तरीके से चलने देंगे इसकी संभावना भी नहीं थी और हुआ भी। और फिलहाल राज्यसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है और इससे पहले ही बार बार सदन को स्थगित करना पड़ा। अब ये काफ़ी मुश्किल है कि जल्द ही कार्रवाई सुचारू तरीके से हो पाएगी अगले 1-2 दिन में। तो हो सकता है कि इसमें विपक्ष और सरकार आपस में बैठ कर रणनीति बनाएगी कैसे संसद चलने देंगे। इस बीच सरकार ने फिर से साफ कर दिया है कि वो महंगाई पर, चाहे जीएसटी का मुद्दा हो, उन सभी मुद्दों पर चर्चा कराने को तैयार है। सिर्फ इंतजार है तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के स्वस्थ होने का। ठीक है, इधर भाजपा नेता सुशील मोदी ने कहा है कि महंगाई पर विपक्ष का दोहरा चरित्र उजागर हो रहा है। लक्ष्मण रॉय से ही वो बात कर रहे थे। इस एक्सक्लूसिव बातचीत को हम आपसे भी शेयर करते हैं। पिछले कई दिनों से विपक्ष लगातार जीएसटी को लेकर हंगामा कर रहा है कि जीएसटी में जो दरों में बदलाव किया गया उससे महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इस मुद्दे पर हमारे साथ हैं सुशील मोदी साहब, जो कि जीएसटी काउंसिल में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते रहे हैं। इस मुद्दे पर जो विपक्ष की दलील है वो कितनी सही लग रही है? और आपने इस बारे में सवाल ही पूछा सदन में। आज देखिए, मैंने एक सप्लीमेंट्री पूछा था कि क्या ये बात सही है कि दही, छाछ, दाल, चावल, ये जो पैकेज्ड और जो लेबल्ड सामग्री है उस पर जो 5% जीएसटी लगाने का निर्णय लिया गया था, ये सर्वसम्मत निर्णय था या तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस ने इसका विरोध किया था? तो माननीय मंत्री ने यही जवाब दिया कि जीएसटी काउंसिल में सर्वसम्मत से निर्णय हुआ और उस बैठक में टीएमसी के भी थे लोग, आम आदमी पार्टी के भी लोग थे और कांग्रेस के भी लोग थे, सीपीएम के लोग थे। लेकिन किसी भी राज्य के वित्त मंत्री ने कोई विरोध नहीं किया। सिसोदिया जी, जीएसटी काउंसिल की बैठक में कहते इस पर कोई डिबेट की आवश्यकता नहीं है, सबकी सहमति इसको पारित कर दिया जाए। लेकिन जीएसटी काउंसिल कहने पर वो पारित हो गया और यहाँ सदन में और बाहर में वो विरोध कर रहे हैं। तो ये जो दोहरा चरित्र है ये ठीक नहीं है कि भीतर कुछ बाहर कुछ। ऐसा भी हो सकता है कि जीएसटी काउंसिल के भीतर विरोध नहीं करना एक तकनीकी मजबूरी रहे हो, चूंकि जीएसटी काउंसिल का हिस्सा है कि वहां भी आप राजनीतिक विरोध कर सकते हैं, चूंकि आप जीएसटी काउंसिल में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुका। आपका अनुभव क्या कहता है? क्यों नहीं विरोध कर सकते हैं? अगर आपको लगता है ये उचित नहीं है, महंगाई को बढ़ाएगा और जनहित में, वहाँ विरोध कर सकते थे। और अगर आप विरोध करते तो पारित नहीं होता वो। तो आपने जब सहमति दिया तभी वहाँ से पारित हुआ। इसलिए अगर आज इन चीज़ों पर दाम जीएसटी बढ़ा है, ये जीएसटी लगा है, तो इसके लिए टीएमसी, सीपीएम और कांग्रेस जिम्मेवार हैं। जिन लोगों ने वहाँ विरोध नहीं किया बल्कि उसका समर्थन किया, अब वहाँ विरोध कर रहे हैं बाहर में। तो ये सुशील मोदी साहब कह रहे थे कि ये एक अंदर और बाहर का जो दोहरापन है उस इसी को लेकर वो आरोप लगा रहे थे। विपक्ष का दोहरापन है कि जीएसटी काउंसिल में कुछ अलग बात कही और अब जबकि संसद का सत्र है तो अलग बात कर रहे हैं। बहरहाल ये है कि वित्त मंत्री कब स्वस्थ होती हैं और शायद एक चर्चा होते हुए महंगाई पे देखेंगे सदन के अंदर। तब तक सदन का क्या हाल रहेगा कहना मुश्किल है। आज का हाल आपने देखा, सदन नहीं चल पाई और निलंबन पे निलंबन। चलिए आज की दूसरी बड़ी खबर पे चलते हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी से ईडी की दूसरे राउंड की पूछताछ जारी है। इससे पहले ईडी ने 21 जुलाई को सोनिया गांधी से पूछताछ की थी। सबसे पहले ईडी अधिकारियों ने सोनिया गांधी की तबीयत के बारे में पूछा। वहीं सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली, लखनऊ और पटना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर अपना विरोध दिखाया। इधर दिल्ली में राहुल गांधी भी धरने पर बैठे। बाद में पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें राष्ट्रपति से मिलने का हक भी नहीं है। संसद चल रही है, आप लोग डिटेन कर लिएगा, राष्ट्रपति से मिलने का अधिकार भी नहीं है क्या? नहीं, अधिकार नहीं है। संसद चल रही है, आप लोग डिटेन कर लिएगा, राष्ट्रपति से मिलने का अधिकार भी नहीं है क्या? नहीं, अधिकार नहीं है। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर बीजेपी ने वार किया है। बीजेपी ने इसे कांग्रेस का सियासी ड्रामा बता दिया है। जो ड्रामा कांग्रेस कर रही है यह भी पूरा देश देख रहा है। आज ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि विपक्ष के पास आज मुद्दों की कमी है। कहीं ना कहीं विपक्ष के पास आज मुद्दों की कंगाली है। कोर्ट सख्त टिप्पणी करती है नेशनल हेराल्ड केस को लेकर और 5,000 करोड़ रुपए का गबन होता है, तो भारतीय जनता पार्टी आज देश से पूछती है कि क्या इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए? क्या इन सब विषयों को हमें केवल इसलिए खारिज कर देना चाहिए
क्योंकि विपक्ष को ये मुद्दे पसंद नहीं है। इधर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी को जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी पर कोई केस ही नहीं बनता है। जो कहने वाला खुद ड्रामाबाज है, इसलिए उसको क्या जवाब दें हम लोग, क्योंकि हम ये कहते हैं कि कानून सबके लिए बराबर होता, हम भी जानते इस बात को, पर ये केस कुछ बनता ही नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग 1 रुपए की भी हुई है क्या? 1 रुपए की भी मनी लॉन्ड्रिंग हुई है क्या? हमारा अखबार आज़ादी के पहले का है, आज़ादी जंग में इसे भूमिका अदा करी, आज़ादी के बाद धीरे धीरे कमज़ोर हो गया। अगर वापस ही को रिवाइव करने के लिए अगर कांग्रेस पार्टी उनकी मदद करे अखबार की, जो हमारा खुद का अखबार है, उसमें किसी को तकलीफ क्या हो सकती है? चलिए अब रुक करेंगे कुछ कारोबारी खबरों का। 5G स्पेक्ट्रम नीलामी को उम्मीद से बेहतर रिस्पांस मिला है। हमें सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक करीब 1,20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बोलियां लग सकती हैं। अभी नीलामी का तीसरा राउंड चल रहा है। इसमें रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और अदानी एंटरप्राइजेस हिस्सा ले रही हैं। डिटेल के साथ है हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। तो असीम, नीलामी पर क्या अपडेट है? देखिए, अब तक 3 राउंड जो है स्पेक्ट्रम नीलामी के हो चुके हैं और टेलीकॉम कंपनियां जो है बढ़ चढ़ के बोली जो है वो लगा रही हैं। सरकार को उम्मीद से ज़्यादा बेहतर रिस्पॉन्स जो है वो लग रहा है कि मिलेगा। तो खासतौर पर कि सरकार को अब उम्मीद है कि उनका रेवेन्यू जो है बढ़ करके 1,20,000 करोड़ रुपये जो हो सकता है। पहले सरकार ने अनुमान लगाया था कि उनको 80,000 करोड़ रुपये जो है रेवेन्यू मिलेगा, लेकिन अब ये बढ़ करके 1,20,000 करोड़ रुपये जो है हो सकता है। खासतौर पर कि 4 कंपनियाँ स्पेक्ट्रम नीलामी में हिस्सा जो है वो ले रही हैं। इसमें रिलायंस जियो है, भारती एयरटेल है, वोडाफोन आइडिया है और अदानी एंटरप्राइजेस है। तो अभी तक जो जिस तरह की डिमांड जो है देखने को मिल रही है कि कंपनियां जो है मेट्रो सर्कल्स के अंदर 5G स्पेक्ट्रम लेने की तैयारी जो है वो कर रही हैं। गुजरात के अंदर 5G स्पेक्ट्रम की भारी डिमांड जो है वो देखने को मिली है। तो टेलीकॉम कंपनियां जो है खासतौर पे 2600 गीगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम उसको टारगेट जो है वो कर रही हैं। हालांकि आज हो सकता है कि स्पेक्ट्रम नीलामी खत्म जो है वो ना हो, ये कल भी चले। तो उम्मीद यही है कि जब जैसे ही नीलामी जो है खत्म होगी तो सरकार को इससे 1,20,000 करोड़ रुपये का रेवेन्यू होगा और टेलीकॉम कंपनियां जल्दी अगले 2 से 3 महीने के अंदर कुछ सेलेक्टिव सर्कल्स के अंदर अपनी 5G सर्विस जो है उनकी शुरुआत कर सकती है। जी ठीक है, नजर रखिए। आपसे अपडेट की उम्मीद रहेगी आगे भी, और अगर ये बोलियां कल तक चाहती हैं तो फिर कल ही फाइनल हिसाब किताब मिलेगा। बहरहाल 1,20,000 करोड़ ये कमाई हो सकती है सरकार को और अगले 2 से 3 महीने में देश के लोगों को मिल सकता है 5G सेवाओं का लाभ। चलिए, एक बढ़िया रिसर्च आई है, या कहें आंख खोलने वाली रिसर्च आई है, और ये आई है उत्तर प्रदेश में एक बड़े हॉस्पिटल से, जहां पर कि ये खुलासा होता है रिसर्च में कि 5 साल से कम उम्र के 99% बच्चों को मोबाइल की लत लग चुकी है। ये लत उन्हें मानसिक और शारीरिक समस्याएं दे रही हैं। क्या ये नई महामारी है? जानने के लिए आज हम बात करेंगे कंज्यूमर अड्डा में। इस पर शाम को 5:57 पर मोबाइल एडिक्शन, बीमार होता बचपन। जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। अब बात कर लेते हैं बाजार की, जहां फेड की बैठक से पहले आज मुनाफा वसूली देखने को मिली। सेंसेक्स करीब 500 पॉइंट लुढ़क गया और 55,268 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 147 पॉइंट गिरकर 16,484 पर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में आज दबाव था। सबसे ज्यादा बिकवाली हमने देखी आईटी, एफएमसीजी और फार्मा शेयरों में रही। इसके अलावा ऑटो शेयर भी बिकवाली का शिकार बने। मार्केट का हाल थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। सुमित है हमारे साथ। अब सुमित, बताइए आज किन सेक्टर्स में खरीदारी रही और कहां सबसे ज्यादा दबाव था बिकवाली का? देखिए, आज फेड की जो मीटिंग है उसके आउटकम से ठीक पहले मार्केट में आज प्रेशर देखने को मिल रहा था और एक कह सकते हैं कॉशियस स्टांस मार्केट मेंटेन कर रहा था। वो शुरुआती कारोबार में जो थोड़ी बहुत फ्लैटिश ओपनिंग थी, उसके बाद मार्केट्स ने प्रेशर दिखाया और सेकंड हाफ तक आते आते क्रूशल जोन्स के नीचे करीब 16,500 के नीचे आके मार्केट बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। प्रेशर मिड कैप, स्मॉल कैप, निफ्टी बैंक, आईटी, ये स्पेस ऐसे थे यहाँ पर प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। बहरहाल इंडेक्स के टॉप गेनर्स में बजाज फिनसर्व, न्यूज फ्लो का इंपैक्ट 5.5% ऊपर बंद, जेएसडब्ल्यू स्टील 2% ऊपर बंद, ग्रासिम 1% ऊपर और कोल इंडिया करीब 1% की बढ़त यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। निफ्टी लूजर्स में आज आईटी, इन्फोसिस 3.5% नीचे, एचयूएल 3% नीचे, एक्सिस 3% नीचे और डॉक्टर रेड्डीज करीब 3% बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप गेनर्स में सन टीवी, रैमको सीमेंट, इप्का लैब और एबीबी, ये कुछ ऐसे नाम जो कि 2.5 से लेकर 5.5% तक की बिकवाली के साथ आज बंद होते हुए दिखाई पड़े। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों में परसिस्टेंट, एम्फेसिस, एलएनटी टेक, मैक्स फाइनेंशियल, यानी 4 में से 3 नाम जो थे वो आईटी की तरफ से ही आते हुए दिखाई पड़े, तो वहां मेजर प्रेशर था आज। एफएंडो में आज बढ़ने वालों में बजाज फिनसर्व लीड कर रहा था 5.5% ऊपर,
ऊपर, सन टीवी 5.5% ऊपर, एनबीसीसी 5% ऊपर और डेल्टा कॉप करीब 4.5% की बढ़त यहां आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा F&O में गिरने वालों में परसिस्टेंट सिस्टम, इंटेलेक्ट डिजाइन, एमफेसिस और L&T टेक, चारों के चारों शेयर आईटी स्पेस से जो कि आज प्रेशर में कामकाज कर रहे थे। आईटी मेजर्स की अगर बात की जाए जहां प्रेशर था तो उसमें आपको दिखाई पड़ेगा TCS, टेक महिंद्रा, कोफोर्ज, HCL टेक जहां पर सबसे ज्यादा प्रेशर था और साथ साथ बैंक्स जहां पर काफी हद तक दबाव बनता हुआ दिखाई पड़ा। शुक्रिया सुमित। तो ये था आज के बाजार का हाल। जैसा हमने बताया कि फेड की बैठक से पहले बाजार नर्वस था, तो अमेरिकी फेड कितना बढ़ाएगा ब्याज दरें और फेड के फैसले का क्या होगा असर, क्या ये नर्वसनेस आगे भी दिखाई देगी? आज आवाज अड्डा में इसी पर होने जा रही है बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर जरूर जुड़िए। अमेरिकी फेड सिग्नल ग्रीन या रेड? ईवी में आग लगने की घटनाओं पर सीसीपीए ने कंपनियों को आड़े हाथों लिया है। सीसीपीए ने नोटिस भेजकर कंपनियों से जवाब मांगा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ है हमारे सहयोगी असीम मनचंदा। तो असीम, हमने देखा कि 1-2 महीने पहले खूब घटनाएं हो रही थी, बैक टू बैक ईवीज में आग लग रही थी, जिस पर कड़ा संज्ञान लिया गया था। और अब ये सीसीपीए का नोटिस, क्या कहा गया है इसमें? देखिए, पिछले दिनों जो कई सारे ईवीज में आग लगने की घटनाएं जो है वो सामने आई। कई मामलों में जो उपभोक्ता है उसको अपनी जान जो है वो भी गंवानी पड़ी। तो इसको लेकर के जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है वो काफ़ी सख्त हो गई है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने 5 ईवी बनाने वाली कंपनियों को नोटिस भेजा है। उनसे ये पूछा है कि क्यों ना आपके खिलाफ कार्रवाई जो है वो की जाए, खासतौर पर कि आप सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट जो है वो बेच रहे हैं। ये कहीं ना कहीं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का मामला जो है आपके ऊपर बनता है, तो आपके ऊपर कार्रवाई क्यों ना की जाए। इसको लेकर के तो जो ईवी बनाने वाली कंपनी है उसको नोटिस जो है वो भेजा गया, उनसे जवाब मांगे गए और जल्दी उनको बुला करके उस पूरे मामले पर सुनवाई जो है वो की जाएगी। अगर सीसीपीए संतुष्ट नहीं होता तो कंपनियों के ऊपर पेनल्टी जो है वो भी लगा सकता है। तो कुल मिलाकर के अब जो सीसीपीए है इसको लेकर के आगे बढ़ रहा है और जल्दी इस जो कंपनी है ईवी बनाने वाली, अगर उनसे रिप्लाई जो है सही नहीं मिलता तो उनके ऊपर कार्रवाई जो है वो भी हो सकती है। जी शुक्रिया असीम इस अपडेट के लिए। और अब बात करेंगे मंकी पॉक्स की। मंकी पॉक्स को लेकर सरकार ने निगरानी बढ़ा दी है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया है और अलग से वार्ड तैयार रखने के लिए कहा है। दरअसल संदिग्ध सैंपल लगातार बढ़ रहे हैं। डिटेल के साथ जुड़ गई है हमारी संवाददाता दीपाली नंदा। दीपाली, कल ही हमने कंज्यूमर अड्डा में भी मंकी पॉक्स को लेकर बड़ी बातचीत की थी। हम देख रहे हैं कि अब इसको लेकर लगातार एक्शन हो रहा है। क्या क्या तैयारियां चल रही है? देखिए, देश में मंकी पॉक्स वायरस को लेकर केंद्र सरकार सतर्क हो गई है। उच्च स्तरीय बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। हाल ही में एक अहम बैठक की गई थी जिसके बाद सभी राज्यों को ये निर्देश दिए गए हैं कि वो मंकी पॉक्स वायरस को लेकर सर्विलांस बढ़ाए और खास तौर पर ये भी कहा गया है कि हर एक राज्य अपने राज्य में स्थिति को देखते हुए अलग से आइसोलेशन वार्ड्स भी मंकी पॉक्स से संक्रमित मरीजों के लिए तैयार करना शुरू कर दें। मैं आपको बता दूं कि खास तौर पर दिल्ली, तेलंगाना और केरल ये ऐसे राज्य हैं जहां पर मंकी पॉक्स के मरीज पाए गए हैं। इन राज्यों को कहा गया है कि जो ट्रेसिंग है उस पर काफी फोकस किया जाए, क्योंकि अभी भी इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं कि राज्य अपने स्तर पर सही तरीके से ट्रेसिंग नहीं कर पा रहे हैं। यानी जो संक्रमित पाया गया है उसके संपर्क में कौन कौन व्यक्ति आए हैं उनकी पहचान अभी भी कई स्तर पर नहीं की जा रही है। तो ट्रेसिंग बढ़ाने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से सभी राज्यों को कहा गया है। साथ ही साथ हमें ये भी जानकारी मिल रही है कि अभी जो मंत्रालय ने देश भर में मंकी पॉक्स वायरस की पहचान करने के लिए 16 लैब्स डेजिग्नेट की गई हैं। यहाँ पर जो सस्पेक्टेड सैंपल है उनकी संख्या भी बढ़ गई है। जो सैंपल 1 या 2 हर हफ्ते आ रहे थे, अब वो रोजाना आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी शुक्रिया दीपाली। तो अब मंकी पॉक्स पे सतर्क रहना है जरूरी। और अब कुछ और खबरें। कॉमनवेल्थ गेम्स में इस बार भारत अपने गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को बहुत मिस करेगा। इस बार माना जा रहा था कि भारत का एक गोल्ड जेवलिन में पक्का है, लेकिन चोट की वजह से अब नीरज चोपड़ा इसमें हिस्सा नहीं ले पाएंगे। दरअसल वो अभी हाल ही में हुई विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में चोटिल हो गए थे और इसलिए उन्होंने राष्ट्रमंडल गेम्स से शामिल नहीं होने का फैसला किया है। MRI के बाद डॉक्टरों ने नीरज चोपड़ा को 1 महीने के लिए आराम करने की सलाह दी है। अभी हुई वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था और टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतकर इतिहास रचा था।
म्यूट फोटो शूट कराकर इंटरनेट सेंसेशन बने रणवीर सिंह की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। उनके खिलाफ एफआईआर हो गई है। उन पर 4 धाराओं में केस दर्ज हुआ है। उन पर महिलाओं की भावनाओं को आहत करना और उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा है। रणवीर सिंह के खिलाफ जो धाराएं लगाई गई हैं उनमें आईपीसी की धारा 292, 293, 509 और आईटी एक्ट की धारा 67A शामिल है, जो गैर जमानती है। तो अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें 7 साल तक की सजा हो सकती है। उनके खिलाफ ये एफआईआर मुंबई के चेंबूर थाने में दर्ज की गई है, जिसको चेंबूर के रहने वाले ललित टेकचंदानी ने दर्ज करवाया है। 23वें कारगिल दिवस पर मौके पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री समेत तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने आज शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तो अपना पहला ट्वीट कारगिल के वीर सपूतों के नाम ही लिखा कि सभी देशवासी उनके सदैव ऋणी रहेंगे। वहीं पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी है और दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल पर रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। हर साल 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1999 में आज ही के दिन करगिल की पहाड़ियों से पाकिस्तानी घुसपैठियों के खिलाफ भारतीय सेना का ऑपरेशन विजय पूरा हुआ था। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन 5:57 पर आपसे मुलाकात होगी। कंज्यूमर अड्डा में आज है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जरूर सुनिएगा, बिल्कुल मिस मत होइएगा कि किस तरह छोटे बच्चों को लग रही है स्क्रीन की लत, स्क्रीन का एडिक्शन, जो कि उनके लिए बहुत घातक है। नमस्कार।